हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल धीरज मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस। और आज की इस वीडियो के अंदर हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हमारा सिलेबस। तो आज मैंने आप लोगों के साथ अपना सिलेबस डिस्कस करना है कि क्या क्या चीजें हमारे अकाउंट्स के अंदर कोर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं और क्या क्या चीजें हमारे अकाउंट्स में इंक्लूडेड नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि अकाउंटेंसी के सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है। आइए देखते हैं। तो देखिए, सीबीएसई के द्वारा इशूड आपका साइट से मैंने सिलेबस डाउनलोड किया है। इसके अंदर आपकी क्लास 12th क्लास में 2021 के सिलेबस में ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि क्या क्या चीजें आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है और कौन सी चीज कितने मार्क्स की है। तो आप ये देख सकते हैं अकाउंटेंसी का क्लास 12 2021 का सिलेबस। इसमें सबसे पहले आप ये देखें कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नंबर 1 में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है आपका, ये आपका है 10 मार्क्स का। आप नोट डाउन करते चले जाएं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 10 मार्क्स का है आपका। और इसके बाद जो आपके दे रखे हैं पार्टनरशिप, तो ये जो पार्टनरशिप फर्म है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ये ओवरऑल आपके 30 मार्क्स की आएगी। और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज 20 मार्क्स की है। और इसी तरीके से अगर हम पार्ट बी में चले जाएं, पार्ट ए के अंदर तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ गया, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी अकाउंट्स आ गए। और पार्ट बी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, उसके अंदर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पूरा यूनिट आपकी 12 मार्क्स की रहेगी। और कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का रहेगा। तो 60 एंड 20 80 मार्क्स हो गए। और प्रोजेक्ट जो है आपका वो 20 मार्क्स का रहेगा यहाँ पर। तो प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको इन्होंने और डिफरेंशिएट करके दिखा दिया पूरा कि प्रोजेक्ट फाइल आपकी 4 मार्क्स की है। रिटर्न टेस्ट जो 1 आवर का होगा जो वो रहेगा 12 मार्क्स का। और वाइवा 4 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये सारा कवरअप होगा। और यहां बीच में और लिखा हुआ है, तो इस चीज के ऊपर अपन को जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो भी कोर्स कंटेंट है वो यही वाला है। अब अपन आगे आके देखें तो इसमें और क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। तो इसके आगे अपन देखते हैं कि और क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है इसमें। तो देखिए, जो पहले यूनिट है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर देखिए क्या चीज लिखी हुई है। यूनिट टॉपिक्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फीचर्स एंड प्रिपरेशन। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स आपसे पूछ सकते हैं और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की प्रिपरेशन आएगी। प्रैक्टिकल के अंदर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से रिसिप्ट पेमेंट बनता है। तो हम सभी जानते हैं जैसे रिसिप्ट पेमेंट कैश बुक से बनता है, तो वो आपका रिसिप्ट पेमेंट बनाना आएगा इसके अंदर। इसके बाद आपसे बोला गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे भी उसके फीचर्स पूछे गए हैं। प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने की जो तरीका है वो आएगा इसके अंदर। एंड बैलेंस शीट, यानी रिसिप्ट पेमेंट आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना आएगा फ्रॉम द गिवन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विद द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यानी वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई है कि जो रिसिप्ट पेमेंट दे रखा है आपको, उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना आएगा। अब देखिए इसके अंदर आगे क्या बोल रहा है वो, इसका स्कोप के अंदर आपको बताया गया, ये साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया कि जो आपके एडजस्टमेंट्स आएंगे, लिखा हुआ है इसमें कि एडजस्टमेंट इन द क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 3 और 4 इन नंबर। यानी आप नोट करें इस बात को कि आपके इसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स आने हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे चौड़े बहुत सारे एडजस्टमेंट आ जाने हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 3 to 4 एडजस्टमेंट्स आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे क्वेश्चन के अंदर। और लिखा हुआ है उसके आगे कि एंड रेस्ट्रिक्टेड टू सब्सक्रिप्शन, यानी आपका एक एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन का जरूर होगा उसमें। कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल्स का होगा। सेल ऑफ एसेट्स एंड ओल्ड मटेरियल, यानी सेल ऑफ एसेट एंड ओल्ड मटेरियल का होगा, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। तो हमें जो सबसे ज्यादा जोर देना है पढ़ने पर वो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर सबसे ज्यादा देना है। अब देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है। अब यहां पर आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता लगेगा कि एंट्रेंस फीस के ऊपर इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि एंट्रेंस फीस ऑब्लिक एडमिशन फीस एंड जर्नल डोनेशंस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी इसके ऊपर कोई अपन को जब क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें इसमें कोई भी दो अपने व्यूज नहीं रखने हैं। और उसने स्पेसिफाई किया आपको कि एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस एंड जनरल डोनेशन को आप रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ इंसिडेंटल एक्टिविटीज, यानी ये एक टॉपिक है आपका बुक में, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ इंसिडेंटल एक्टिविटीज। आप कोई भी बुक रेफर कर रहे हैं तो उसमें जो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ इंसिडेंटल एक्टिविटीज करके अगर कोई भी टॉपिक अगर आपका है और उन्होंने आपको स्पेसिफाई कर दिया साफ साफ, सीबीएसई ने साफ साफ स्पेसिफाई कर दिया है कि इज नॉट टू बी प्रिपेयर्ड, यानी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ इंसिडेंटल एक्टिविटीज। अब देखिए इसके आगे
आता है बात अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के अंदर। तो आइए हम देखते हैं अब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों की बातें बता दी। आपको पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आगे लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, इसके ऊपर आपका एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिफरेंस आपके पास आ सकता है। और आगे लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा प्रिपरेशन समझना है। इसके ऊपर किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है आपके। और बाद में लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स एंड गारंटी ऑफ द प्रॉफिट्स, यानी आपका गारंटी टू द पार्टनर भी आपके कोर्स के अंदर है। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन नॉर्मल तरीके से किस तरीके से बनाया जाता है वो सब आपके कोर्स में रहेगा। इसके बाद देखिए बेटे आता है पास्ट एडजस्टमेंट्स। क्या लिखा हुआ है, पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस हैं। अब पास्ट एडजस्टमेंट में जो आपके एडजस्टमेंट्स आएंगे वो किस तरीके के होंगे, तो उसमें होगा आपका एक रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लिंकअप आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से, सैलरी से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से लिंकअप। तो ये आपको पास्ट एडजस्टमेंट में इन टॉपिक्स के ऊपर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आ रहा है कि गुडविल के क्या नेचर है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को, तो ये थ्योरी क्वेश्चंस बन सकता है इसके ऊपर। और लिखा हुआ है आगे एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। आपने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में कौन कौन सा मेथड पढ़ा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन। आपको पता है इस बात को कि कैपिटलाइजेशन के दो मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपके कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दोनों ही आएंगे। यहां पर क्वेश्चन में कहीं पे भी, यहां पर आपके सिलेबस में कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं है कि एन्युटी मेथड, तो आप ये मान के चलें कि एन्युटी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, वो आपको प्रिपेयर नहीं करना। नीचे नोट में स्पेसिफाई कर दिया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो ये स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन को आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही ट्रीट करना है। तो जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे उनको पता है जो चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उसके लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। तो ये सब बच्चों को पता होगा। इसके बाद लिखा हुआ है गुडविल टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है ऑब्लिक करंट अकाउंट। और ये भी गुडविल के एडजस्टमेंट में आप सीखेंगे कि किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है बाय रेजिंग और राइटिंग ऑफ द गुडविल अकॉर्डिंग टू AS 26। कब गुडविल राइट ऑफ करनी है, कब रेज करनी है, तो वो सब AS 26 के अकॉर्डिंग है। ये आप जब गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे तब आपको ये बात पता लग जाएगी। इसके बाद देखिए आ रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ये तो रही, इससे पहले तो जो था वो पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर था। अब यहां पर आ रही है बात पार्टनरशिप के आगे के चैप्टर्स की। तो इसमें आपको बताया गया है कि रिकंस्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन के बारे में बताया। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर बताया गया कि अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर उनके बीच में जो आपका चेंज हो रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उसके बारे में है। सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो। आपको चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर के में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो के बारे में सीखना है। अकाउंटिंग फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब पार्टनर्स के बीच में चेंज होता है रेशो तो उस समय रिवैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यानी आपको इसी चैप्टर के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में भी देखना है। ये भी आपके कोर्स में है। प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और इसी चैप्टर के अंदर आपको यह भी बताया गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और जब रेशो में चेंजेस हो जाएगा तो नए पार्टनर की बैलेंस शीट कैसे, मतलब रेशो में चेंजेस होने के बाद किस तरीके से हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वो भी बताया गया आपको। तो ये सब चीजें आपके कोर्स के अंदर हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर बताया गया कि अफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर ऑन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी जब रेशो में चेंजेस आते हैं तो किस तरीके से नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर AS 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 में जो गुडविल का ट्रीटमेंट बता रखा है, ऑब्वियस सी बात है ये ट्रीटमेंट चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अलग है और एडमिशन ऑफ पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अलग रहेगा। वो AS 26 के अकॉर्डिंग आपको सीखना है।
ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये चीज फिर से रिपीट इसलिए की गई है क्योंकि वहां पर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी सीखना ही है, और यहां पर भी आपका एडमिशन के वक्त भी जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है तो यहां पर क्या ट्रीटमेंट आपका रहेगा। और सेम चीज दे रखी है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो ये सारे टॉपिक आपके एडमिशन में भी कवर अप हैं। आइए अब देखते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर के बारे में। लिखा हुआ है अफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ द पार्टनर ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में और एडमिशन में कोई नया टॉपिक ना तो आया है और ना ही कोई दूसरा टॉपिक रिड्यूस हुआ है। अब इसमें आती है बात रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर में, तो लिखा हुआ है अफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर ऑन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है तो उस समय रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर में क्या चेंजेस आते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर AS 26 एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। यानी यहां पर भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का और रिजर्व्स का क्या एडजस्टमेंट करना है, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट। आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यूजुअली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि लोन अकाउंट आएगा या नहीं आएगा। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि यहां पर लोन अकाउंट स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपको रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना सीखना है, वो आएगा आपका। तो ये आपका कोर्स का पार्ट है। इसके बाद लिखा हुआ है कि कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। यानी जब पार्टनर की डेथ होती है तो उस समय में पार्टनर का टिल द डेट ऑफ डेथ उसका प्रॉफिट में हिस्सा हम कैसे निकालते हैं, वो भी आपका टॉपिक आपका कोर्स का पार्ट है। प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। यानी आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए। जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट। देखिए साफ लिखा हुआ है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपका कोर्स का पार्ट है। देखिए कई बच्चों को कंफ्यूजन इस बात का रहता है कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी या सरेंडर वैल्यू ये हमारे कोर्स में है या उस कोर्स का पार्ट नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन के अंदर यहां पर आपके कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी या उसकी सरेंडर वैल्यू इस तरीके से या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई भी पार्ट आपके कोर्स का पार्ट नहीं है यहां पर। इसके बाद लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। यानी आपका थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। यानी यहां पर डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट की प्रिपरेशन आएगी। अकाउंट एंड अदर रिलेटेड अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, डिसोल्यूशन में भी कैपिटल अकाउंट बनाना आएगा आपका। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एक्सक्लूडिंग, देखिए आप नोट कर लीजिए इसमें, हालांकि ये कोर्स में पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। लिखा हुआ है पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है। सेल टू कंपनी, ये भी कोर्स का पार्ट नहीं है। इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, ये भी कोर्स का पार्ट नहीं है। ये आपका टॉपिक पिछले साल भी नहीं था और आज तक कभी ये टॉपिक नहीं रहा है कोर्स में, तो अभी भी ये कोर्स के अंदर नहीं है। अब लिखा हुआ है नोट 1, द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ ईच एसेट मस्ट बी गिवन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो रियलाइज्ड वैल्यू आपको क्वेश्चन में एसेट्स की दे रखी होगी, तो जब रियलाइज वैल्यू दे रखी होगी हमें तभी लेना है, और रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो हमें नहीं लेना होता वो। तो ये उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। हालांकि जब डिसोल्यूशन चैप्टर आप करेंगे तो आपको क्लियरली ये बात समझ में आ जाएगी कि जब एसेट्स की रियलाइज वैल्यू होगी हम उसका ट्रीटमेंट तभी करेंगे, और जब नहीं होगी तो उसको इग्नोर करना है, और ये चीज स्पेसिफाई कर दी गई है। अब आती है बात यहां पर, इन केस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय पार्टनर, क्लियर इंडिकेशन शुड बी गिवन रिगार्डिंग द पेमेंट देयर ऑफ। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर ने बेयर किए हैं, जब आप तभी मानेंगे जब क्लियरली क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी हो। जब तक क्वेश्चन के अंदर ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि क्लियरली इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय पार्टनर, तब तक आप अपना अजम्पशन नहीं मानेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, यूनिट नंबर 3। इसके अंदर लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हम शेयर कैपिटल की बात करें, लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, नेचर एंड टाइप। इसके ऊपर आपका थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। इसके ऊपर भी आपका थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, और कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर डिफरेंसेस आ सकते हैं। पर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल भी लिखी हुई है, यानी आपके क्वेश्चन इक्विटी शेयर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन और प्रेफरेंस शेयर्स के दोनों के आ सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन आपका कोर्स का पार्ट है, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कोर्स का पार्ट है। इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, साफ साफ लिख दिया, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम है, लेकिन एट डिस्काउंट नहीं है। ये पिछले साल भी नहीं था और अभी भी एट डिस्काउंट नहीं है।
कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ये कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक आपके कोर्स में है, लेकिन नोट करिए इस बात को कि लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कोर्स का पार्ट नहीं है। इसके बाद लिखा हुआ है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये भी हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। हमारा अकाउंटिंग है इसकी, कंसीडरेशन अदर देन कैश में किस तरीके से शेयर हम इशू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन यानी ESOP, ESOP के ऊपर आपका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद लिखा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, यानी फोरफीचर और रीइश्यू ऑफ शेयर्स कोर्स का पार्ट है। इसके बाद लिखा हुआ है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, और आपको आपकी बैलेंस शीट भी आएगी कि किस तरीके से बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज बनाते हैं, तो उसमें शेयर कैपिटल को हम किस तरीके से डिस्क्लोज करते हैं। अब आती है बात इसके अंदर डिवेंचर्स की, तो अब डिवेंचर्स की बात करें तो लिखा हुआ है इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, आपका टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, इसके ऊपर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसके बाद है एट प्रीमियम, यानी इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार भी आएगा, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम भी है, एट डिस्काउंट। देखिए आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि इशू ऑफ शेयर्स की जब आप बात कर रहे थे तो वो एट डिस्काउंट पर नहीं है, लेकिन जब आप डिवेंचर्स की बात करेंगे तो इशू एट डिस्काउंट पर डिवेंचर्स आपके कोर्स का पार्ट है और आपको पढ़ना है। इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, वो कंपनी में भी था, इशू ऑफ शेयर्स में भी था, और ये डिवेंचर्स का पार्ट भी है। फिर है इशू ऑफ डिवेंचर्स विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन, यानी रिडम्पशन आपका कोर्स का पार्ट है। डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी कंसेप्ट, यानी कोलेटरल सिक्योरिटी का पूरा कंसेप्ट, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी भी पूछी जा सकती है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करिए पॉइंट कि राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये पिछले साल हमारे कोर्स का पार्ट नहीं था, लेकिन अब की बार ये राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आपके कोर्स का पार्ट है और आपको पढ़ना है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ इन द ईयर ऑफ डिवेंचर्स आर अलॉटेड फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है, जो इसी साल इसका चेंज आया है कि अगर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होता है तो सबसे पहले आप उसको अपनी सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो स्पेसिफाई कर रखा है सीबीएसई द्वारा इशूड है ये, कि इसमें लिखा हुआ है इफ एग्जिस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अगर है तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज करना है, एंड देन फ्रॉम, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉपर नहीं है या सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा नहीं है या अवेलेबल ही नहीं है तो आप उस केस के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 को फॉलो करना है अपन को इस मामले में। और आगे देखिए यहां आपको लिख दिया गया कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में आपका कौन सा मेथड है, लमसम मेथड है और ड्रॉइंग्स ऑफ लॉट है। इसके अलावा सिंकिंग फंड मेथड और आपका ओपन मार्केट, ये सब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो भी आपका क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जो भी आपका एक्ट लगता है, जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन है, वो सारे रूल्स रेगुलेशन के तहत आपको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होगा। रिलेटेड सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई, इसमें नोट में लिख भी दिया गया है कि जो भी आपका सेक्शन इसके ऊपर अप्लाई होता है क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स का और लमसम मेथड ड्राइंग्स अलॉट में, वो पूरे सेक्शन के जो भी रूल्स हैं वो सब एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए इसके आगे की बात देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, यानी आपको पूरी कंपनी की बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल सारा पढ़ना है, यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी देखना है और बैलेंस शीट भी देखनी है विद इसके पूरे हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स से। इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। आपको इसके बारे में भी पढ़ना है, एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आर एक्सक्लूडेड। देखिए इसके अंदर साफ लिखा हुआ है नोट के रूप में कि एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इससे लिंकअप अगर कोई भी टॉपिक आता है तो ये टॉपिक आपका एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी ये टॉपिक अब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। इसके बाद आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, इसका थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कॉमन साइज पे प्रैक्टिकल है, पूरा चैप्टर बना हुआ है आपका। कैश फ्लो एनालिसिस का पूरा चैप्टर है और रेशियो एनालिसिस का। अब आप देख पा रहे हैं आगे
कि रेशो के आगे बता रखा है, आगे वाले चैप्टर में बता रखा है कि रेशो में कौन कौन से रेशो आएंगे। तो टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर कंपैरेटिव कॉमन साइज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, कैश फ्लो पे थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है, प्रैक्टिकल तो आता ही है, रेशो पे भी थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है, प्रैक्टिकल तो आता ही है। अब अकाउंटिंग फॉर रेशो के अंदर आपको एक तो मीनिंग समझना है, इसका ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन और इसकी कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मतलब पूरी प्रैक्टिकल, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन के अंदर आपसे रेशो में मीनिंग, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है। अब कौन कौन से रेशो आएंगे? लिक्विडिटी रेशो जिसमें करंट रेशो है, क्विक रेशो है, सॉल्वेंसी रेशो, डेट इक्विटी रेशो है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसके अलावा हमें पढ़ना है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो में आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो एंड वर्किंग कैपिटल रेशो। यानी ये सारे एक्टिविटी रेशो का पार्ट बन गए। और इसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए, आप कोई भी बुक, आप किसी भी बुक को रेफर कर रहे हो, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन अननेसेसरी आउट ऑफ कोर्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जो आपका कोर्स का पार्ट है वो सीबीएसई द्वारा दे दिया गया है, तो आपको इसी कोर्स के कंटेंट के हिसाब से ही आपको चलना है। चाहे आप कोई सी भी बुक रेफर करते हैं, अगर बुक में कुछ ज्यादा है तो आप इसी टॉपिक को ही लेके चलें, इसी टॉपिक को पे ही आप अपनी स्टडी पूरी अच्छी तरीके से देखें। इसके बाद देखो, नोट के रूप पे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। यूजुअली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इस बात का कि सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा या आफ्टर टैक्स आएगा। तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्वेश्चन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकालना है या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे निकालना है। देखिए, इसके बाद क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड तो पढ़ना ही है इसके, और साथ साथ प्रिपरेशन एज पर AS3 रिवाइज इनडायरेक्ट मेथड ओनली। यानी आपको AS3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, और यहां पर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपको कैश फ्लो में केवल और केवल इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो करना है। तो देखिए, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि यहां पर डायरेक्ट मेथड भी होता है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर डायरेक्ट मेथड लेंगे या इनडायरेक्ट लेंगे। तो आपके मेंशन है आपके सिलेबस में क्लियरली कि आपको इनडायरेक्ट मेथड ही पढ़ना है। नोट, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट आ सकते हैं। रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, कैश फ्लो के अंदर आपसे डेप्रिसिएशन से लिंक अप पूछा जाएगा, एडजस्टमेंट। एमोर्टाइजेशन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, इंटरिम और फाइनल, दोनों डिविडेंड के बारे में आ सकता है और टैक्स के बारे में आ सकता है। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट के मामले में भी कई बार कंफ्यूजन रहता है, और मैं आप लोगों से पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूं कई बार। मेरे अपनी पिछले सेशंस के अंदर मैंने बच्चों को कई बार कह चुका था कि बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट को हमेशा ट्रीट करेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और यहां पर इस साल आपको स्पेसिफाई बिल्कुल कर दिया गया है कि आपको बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ही ट्रीट करना है। इसके बाद आ रही है बात, करंट इन्वेस्टमेंट इज टू बी टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। यानी करंट इन्वेस्टमेंट्स को आपको अपनी शॉर्ट टर्म ही मानना है, यानी आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज ही उसको लेते हुए चलना है जब तक कुछ और स्पेसिफाई नहीं होता। नोट, प्रीवियस ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड टू बी गिवन द इफेक्ट एज अ प्रिस्क्राइब्ड इन AS4 इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट एंड करंट ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड विल बी अकाउंटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर एट इट इज डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर। तो हर चीज इसके अंदर आपको स्पेसिफाई करके दे दिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को सिलेबस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है तो आप अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करें इसके बारे में, सिलेबस के बारे में जितना भी है, जो भी अपडेटेड चीज है, कौन सा कोर्स कंटेंट आपके इंक्लूडेड है अकाउंट्स में, कौन सा नहीं है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।